नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले हम लोगों का ना जो बाल विकास का विषय, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो वर्ग 2 का ना, उसे हम लोग करेंगे। और वर्ग 3 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ग 2 का है उसको कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आप लोगों का जितना भी ना जो बाल विकास का विषय में जितना भी टॉपिक है ना, सारा चीज़ को हम लोग एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल जिम्मेदारी रहेगा कि आप लोगों का एग्जाम खत्म होने से पहले ना वर्ग 2 का और वर्ग 3 का जितना भी सिलेबस में टॉपिक है ना, सारे सिलेबस को खत्म करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ट्राई करना है आप लोगों को मेरे आंसर देने से पहले ना, सबसे पहले आप लोगों को खुद अपने आप से आंसर लेना है, ठीक है। इसी को आप लोग ना अपना क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे सीडीपी में ना, मतलब बाल विकास में, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन का लेवल है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देना है। और उसके अलावा ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बना है। मतलब ये है कि आप लोगों का एग्जाम खत्म होने से पहले ना एक हफ्ते पहले उसका रिवीजन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन करते बन जाए। तो जो जो प्रश्न को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा या जिस टॉपिक को नोट करने के लिए बोलूँगा, वो सारे टॉपिक को आप लोगों को ना नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों को क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन बी, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन सी, स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना। या ऑप्शन डी, शाला को उच्च तकनीकी संबंध उपकरण युक्त बनाना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। तो आपका जो प्रयास होगा ना, वो बाल केंद्रित जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित जो सीखने की प्रक्रिया है ना, उसको प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को समावेशी शिक्षा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊँ ना, तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा एक ही क्लासरूम में ना विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति के, विभिन्न वंश के, विभिन्न समुदाय के जो बालक होते हैं ना, सभी को एक साथ एक ही शिक्षक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है ना, और उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाता, तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो नॉर्मल बच्चे हैं वो, और उसके अलावा जो थोड़े मोड़े दिव्यांग जो बालक आते हैं ना, वो भी, दोनों को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है, जिसे हम लोग समावेशी शिक्षा के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया। ऑप्शन ए, मॉडल स्कूल। ऑप्शन बी, सैनिक स्कूल। ऑप्शन सी, नवोदय विद्यालय। या ऑप्शन डी, केंद्रीय विद्यालय। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नवोदय विद्यालय करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया। तो ग्रामीण बच्चों को ना अच्छा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ना केंद्र सरकार के द्वारा जो विद्यालय खोला गया वो नवोदय विद्यालय है, ये आप लोगों को याद रखना है। और नवोदय विद्यालय के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत
तहत ना भारत सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ना ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना उसके लिए 75% जो सीट है ना उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए ना जो एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, आप लोगों को पता होगा ना, नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है ना, कक्षा 6वीं से वो प्रारंभ होता है, आप लोगों को पता होगा। तो 75% जो सीट है ना वो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे उनको लिए रखा गया है, ये जो नवोदय विद्यालय है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, नवोदय विद्यालय करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है ऑप्शन ए शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल से, ऑप्शन सी शिक्षण प्रतिमानों से, या ऑप्शन डी शिक्षण प्रविधियों से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शिक्षण कौशल से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है, सूक्ष्म शिक्षण जो संबंधित होता है ना लोगों का शिक्षण कौशल से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ना वो शिक्षण कौशल से ही आता है। और सूक्ष्म शिक्षण का जो मतलब होता है वो आप लोगों को बताओ ना। तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो कार्य होता है ना वो कहलाता है शिक्षण कौशल के द्वारा। मतलब छोटा छोटा जो कार्य करोगे वो कौशल से ही ना आप लोगों का होगा। जी हाँ। और इसके अलावा आप लोगों को ना सूक्ष्म शिक्षण ऐसा कौशल प्रणाली है ना जो शिक्षकों में ना शिक्षण दक्षता को विकसित करने का प्रयास करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी शिक्षण कौशल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता, ऑप्शन बी यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन सी विकास हमेशा रेखीय होता है, या ऑप्शन डी यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है ना वो ऑप्शन नंबर डी केवल केवल करेक्ट हो जाएगा। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ना दो व्यक्ति को सेम जो एज है उसको ला दूं, या सेम ही जगह पे ना दो व्यक्ति का जन्म हुआ और एक जगह पे जन्म हुआ, एक ही समान जन्म हुआ और एक समय में जन्म हुआ, तो वो जो दोनों बच्चे होंगे ना तो वो दोनों बच्चे का जो विकास है वो एक प्रकार से नहीं होता। कोई बच्चा देखोगे हाइट में बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई बच्चा वो हाइट में छोटा हो जाएगा, कोई बच्चा जो इसमें होगा ना वो बुद्धिमान ज़्यादा हो जाएगा, एक जो बच्चा होगा वो बुद्धिमान कम होगा। तो जो दोनों का जो विकास है ना वो एक समान कभी नहीं होता। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, विकास का जो क्रम है ना वो एक समान एक बार हो सकता है, किंतु विकास की जो गति है ना वो एक समान कभी नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न 4 में भी यही कहा है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल डी जो कथन है ना यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा ना जी, जिसका दो व्यक्ति जो है ना वो एक ही एज होगा, मतलब अगर कि 12-12 साल का दोनों है, दोनों में सेम है, लेकिन हाइट वगैरह में या बॉडी में या किसी न किसी प्रकार की जो विकास है उसमें भिन्नता पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न से वो इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन ए ई थार्नडाइक, ऑप्शन बी सी एल हल, ऑप्शन सी आई पी पावलोव, या ऑप्शन डी कोहलर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सी एल हल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सीखने के जो पुनर्बलन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ना वो सी एस हल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो सी एल हल है ना वो सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ना ये जो ऑप्शन नंबर है ई थार्नडाइक जो है ना उसके बारे में आप लोगों को बताओ ना। तो ये जो ई
थार्नडाइक जो है ना वो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक है। क्या? तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ना वो ई थार्नडाइक ने दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ना जो सिद्धांत है उनमें से एक है, आप लोगों को याद रखना और चाहो तो नोट करके भी रख लेना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, आई.पी. पावलोव। कौन? तो आई.पी. पावलोव जो है ना वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्या? तो आई.पी. पावलोव महोदय ने ना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ये आप लोगों को याद रखना और नोट करके भी रखिएगा, ठीक है। फेमस जो सिद्धांत है उसको बता रहा हूँ। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, कोहलर महोदय। तो कोहलर नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। क्या? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है इन चारों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है सीखने के पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ना वो C.L. हल ने दिया था, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं हैं। ऑप्शन ए शालेय कार्यालयी कार्य में, ऑप्शन बी विशेष रुचियों के विषय में, ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों के विकास में, या ऑप्शन डी अनुशासन स्थापित करने में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शालेय कार्यालयी कार्यों में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है, तो पाठ्य सहगामी जो क्रिया है ना वो सहायक नहीं है, वो शालेय कार्यालयी कार्य में करेक्ट हो जाएगा। शालेय कार्यालयी कार्य का मतलब यह है कि शाला में जो कार्यालय ऑफिशियल जो वर्क होता है ना उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं थोड़ी ना चलेगा। जी हाँ, मतलब जो पाठ में दिए गए जो क्रिया है जो कार्य है उसमें थोड़ी ना कार्यालय में काम चलेगा, उसमें नहीं ना चलेगा। और उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में बताऊं ना तो पाठ्य सहगामी क्रिया से आशय उन क्रियाओं से है ना जिसका मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालयी कार्य में किया जाता है। उसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं ना तो पाठ्य सहगामी क्रिया से ना आशय हमारा ये रहता है कि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ ना जो विद्यालय में अन्य कार्य जो कराया जाता है ना वो भी पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आता है, आप लोगों को ये समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग ना जो बाल विकास का जो विषय है ना उसको रटने पर कभी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को ना जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को समझने पर जोर देना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना रटोगे सेम प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता, याद रखना है। जितना ज़्यादा समझोगे जो मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ को समझने की कोशिश करना है आप सभी लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को आप ध्यान से पढ़िए। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन बी बच्चे को सीखने की क्षमता नहीं, ऑप्शन सी बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, या ऑप्शन डी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है। मान करके चलो मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आप उसमें उबाऊ महसूस कर रहे हो, मतलब आप एकदम बोर हो रहे हो उस टॉपिक पर। तो आप बोर कैसे हो गए? या तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तब आप बोर हो गए, या तो आप लोग ना पहले से उसे पढ़ चुके होंगे, मतलब बार बार किसी टॉपिक को मैं अगर दोहराऊंगा और आप उसे पढ़ चुके होंगे तो आप उबाऊ महसूस करोगे ना, आपको बोर लगेगा ना। सेम उसी प्रकार से अगर बच्चा उबाऊ महसूस कर रहा है ना तो वो जो टॉपिक है ना वो दोहराया जा रहा है ये माना जाता है इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि ऑप्शन ए बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, ऑप्शन बी कक्ष में अनुशासन बना रहे, ऑप्शन सी कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, या ऑप्शन डी बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि, मतलब आप लोगों को ये है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना और पढ़ाते वक्त मैं अगर आप लोगों से प्रश्न बीच में अचानक पूछ दूँ तो किस वजह से पूछता हूँ? कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए। कैसे सुगम? मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अचानक आप लोग बात करने में मगन हो या आप लोग ना टॉपिक को पढ़ रहे हो ध्यान से, अचानक से अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा तो आपका जो माइंड है ना वो सक्रिय हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा। कहीं गलती से मेरे से ना ये प्रश्न पूछ ले सर बोल करके आप लोग क्या करोगे? ध्यानपूर्वक उस टॉपिक को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप लोगों को ये भी डर रहेगा कि अचानक मेरे से प्रश्न ना पूछ दे इसके वजह से, है ना। तो एक जो शिक्षक जो प्रश्न पूछता है ना, तो प्रश्न पूछने का उनका ना जो तरीका होता है, जो उद्देश्य होता है, वो कक्षा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चा ध्यान ना दे रहा तो ध्यान देने लगता है, क्योंकि उनसे प्रश्न ना पूछा जाए इसके वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोगों को मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूँ ना तो आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर खुद से पहले लेने की आवश्यकता करना है। और उसके अलावा ना अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो आप लोगों को हमेशा प्रश्न पॉजिटिव वे में लेना है, जब तक कि नेगेटिव में ना पूछा जाए नेगेटिव आंसर आपको कभी नहीं लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को आप ध्यान से पढ़िए। मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती है। ऑप्शन ए पर्यावरण विभिन्नताओं से, ऑप्शन बी आनुवंशिकी विभिन्नताओं से, ऑप्शन सी पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती है, मतलब जो जितने भी मनुष्य है ना सभी मनुष्य में ना किसी न किसी प्रकार की भिन्नताएं, मतलब जो अंतर है ना वो पाया जाता है। आप लाखों मनुष्य को एक साथ ले आओ, किसी में भी ना समान आप लोगों को ना जो हैबिट है, जो आदत है, जो बिहेव है, या जो बॉडी का जो साइज है ना वो समान कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है ना वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में ना भिन्न होता है, ये कहा जाता है हमेशा। और उसके अलावा जो मनुष्य की विभिन्नताएं का जो निर्धारण करता है ना वो पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों निर्धारण करता है। पर्यावरण का मतलब यह है कि पर्यावरण जिस स्थान पे जो बालक है वो रहता है ना उस स्थान का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। अगर मान के चलो एक गाँव में जो बच्चा रहेगा वो गाँव के अनुसार उसका जो मानसिक जो क्षमता है वो डेवलप होगा, उसका बिहेव है वो डेवलप होगा। अगर वही एक बच्चा शहर में रहेगा तो उसका जो मानसिकता है, उसका जो बिहेव है ना वो शहर के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, उसका मानसिक क्षमता ना वो सारा चीज़ वो डेवलप होगा। तो दोनों बच्चे में प्रॉपर अंतर पाया जाएगा, एक गांव में रहने वाला और एक शहर में रहने वाला। और ठीक उसी प्रकार से आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, अपने माता पिता से जो जीन है ना उसको जो मिलता है ना उसके आदत, उसका व्यवहार या उसका जो किसी प्रकार के जो गुण है ना वो भी निर्धारित करता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को लेकर, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को ना समझने पर जोर देना है, रटने पर आप लोगों को कभी अभी जोर नहीं देना है। सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल आ रहा होगा या किसी प्रकार से आप लोगों को सजेशन चाहिए ना, और उसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात करके ना किसी प्रकार की सजेशन ले सकते हो या किसी प्रकार के सवाल जो है वो पूछ सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट कीजिए कि सर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा आप लोगों को, और उस फ़ोनपे के नंबर में ना आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है, और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद ना आप लोग ना डायरेक्ट मेरे से ना कांटेक्ट में बात करके ना किसी भी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट मैं केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिसको विशेष जो सजेशन या किसी प्रकार की प्रश्न है ना उसकी पूछने की ज़रूरत होगा ना, तो ये विशेष व्यक्ति के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो मैं रखा हूँ। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना छोटे छोटे सवाल के लिए भी आप बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट मैं रखा हूँ। तो लेना ना लेना एक बार जरूर
ज़रूर आप लोग सोच लीजिएगा। वैसे भी आप लोग कोचिंग भी करोगे तो 10 से 12 हज़ार वैसे भी कोचिंग का फीस है, और वैसे भी मैं सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ। तो पर्सनली अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना है मेरे से तो इतना रिक्वायरमेंट तो पूरा करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़ते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों का, ऑप्शन सी स्वयं का, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है? तो एक जो शिक्षक है ना वो अपने शिक्षण के दौरान मतलब पढ़ाते वक्त ना अपने विद्यार्थियों का और स्वयं का ना दोनों का जो आकलन है, दोनों का जो परीक्षण है ना वो करता है। एक प्रकार से विद्यार्थी का आकलन इस वजह से करता है कि विद्यार्थी जो है ना मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो कितना पढ़ा है ना, ये चेक करता है, और कितना सीखा है ये भी चेक करता है, और उसके अलावा स्वयं का भी चेक करता है कि मेरा जो नॉलेज है वो कितना है, और बच्चे को मैं सरल तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ ना। तो इसलिए दोनों का आकलन जो एक शिक्षक है वो करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी जांच, ऑप्शन सी परीक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जांच टेस्ट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? तो शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाते समय ना तो एक जो शिक्षक है ना वो आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त में क्या करता है? तो वो जांच करता है जी, टेस्ट करता है। मतलब यह है कि एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को ना टेस्ट लेता है, टेस्ट के माध्यम से चेक करता है कि जांच करके कि एक जो बच्चा है ना वो कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। एक जो शिक्षक है उसके पढ़ाने के नाते अगर ज़्यादा नहीं सीखा होगा तो अपनी जो विधि है पढ़ाने के तरीका उसमें चेंज करेगा। उसको पता चलेगा ना कि एक शिक्षक होने के नाते मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा जो है वो कितना सीख पा रहा है मेरे से। तो जांच के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से ही ना पता चलेगा जी। हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है? ऑप्शन ए अनुपात, ऑप्शन बी क्रमिक, ऑप्शन सी अंतराल, या ऑप्शन डी शाब्दिक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अंतराल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है तो मापन की जो सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है ना वो अंतराल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है रहेगा ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, यह पियाजे की अवस्था का एक कारण है। यह अवस्था है ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्ण सोच सकता है, यह पियाजे की किस अवस्था का कारण है? यह अवस्था है। तो पियाजे जो है ना महोदय ने ना उन्होंने बताया है कि जो बच्चों की ना अवस्था है वो मुख्यतः 4 प्रकार की अवस्था का ना वर्णन किया है पियाजे महोदय ने, ठीक है। और एक जो बच्चा है ना वो तर्कपूर्ण तरीके से सोच सकता है, वो किस एज में सोच सकता है ना, तो वो प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था में सोच सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं ये पियाजे के ना 4 जो एज है ना उसको बताऊं और क्या क्या अवस्था है इसको बताऊं ना, तो सबसे पहला जो पियाजे की अवस्था है ना वो सबसे पहला अवस्था संवेदी पेशी अवस्था आ जाएगा। और इसका जो एज है ना वो जन्म से लेकर की 2 वर्ष, क्या तो जन्म से लेकर की 2 वर्ष की जो अवस्था है ना वो संवेदी पेशी अवस्था कहलाएगा, और ये अवस्था सबसे पहला अवस्था कहलाएगा। दूसरा जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्या तो
दूसरा जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा और इसका जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की, कितना तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की ना पियाजे का ना ये दूसरा अवस्था है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तीसरा जो होगा ना वो प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्या? तो प्रत्यक्ष या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा और इसका जो एज है ना वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की होगा और ये पियाजे का ना तीसरा एज होगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्या? चौथा जो पियाजे का जो अवस्था है ना वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं और इसका जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होता है या 11 वर्ष से अधिक मान सकते हो और ये चौथा अवस्था है पियाजे का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बच्चा जो तर्कपूर्ण तरीके से सोचता है ना वो प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था में मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में ना अच्छे से सोच पाता है, ये आप लोगों को याद रखना और चारों जो अवस्था है उसे नोट करके रखना है आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में। हमेशा पूछा जाता है आप लोगों का ये प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसे नोट करना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे कहाँ सीखते हैं? ऑप्शन ए घर में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी समाज में या ऑप्शन डी प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे कहाँ सीखते हैं? तो बच्चे जो है ना वो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण में हमेशा सीखते रहता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। अक्षमता से आशय है। ऑप्शन ए व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, ऑप्शन बी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, ऑप्शन सी दोषपूर्ण उत्तकों से शारीरिक बाधा या ऑप्शन डी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अक्षमता से आशय है। तो अक्षमता से जो आशय है ना व्यक्ति जो होते हैं ना वो अपने परिवेश मतलब किसी प्रकार के अगर वो कार्य कर रहा होगा ना तो कार्य में ना उसका बाधा आ रहा होगा। उसके अलावा ना अपने नॉर्मल जो जीवनचर्या है ना उसको चलाने में बाधा आ रहा होगा, जैसे चलने में, फिरने में या और किसी प्रकार के कार्य करने में ना जो बाधा आता है ना उसे क्या कहेंगे? अक्षमता कहेंगे, जिसे हम लोग डिसेबल के नाम से भी जानते हैं, जिसे अब फिलहाल के तौर पर हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, है ना। तो जो बच्चों के ना मतलब किसी प्रकार की जो कार्य है उसमें बाधा आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल सी मानसिक हो चाहे वो शारीरिक अक्षमता है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्षमता के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा मतलब जो रोजाना के कार्य कर रहे होंगे ना उसमें अगर कि किसी प्रकार की बाधा आता है तो वो अक्षमता के अंतर्गत आता है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए भ्रमण के समय में वे मनोरंजन करते हैं, ऑप्शन बी इससे वे आनंदित होते हैं, ऑप्शन सी भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते या ऑप्शन डी भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को ना जो भ्रमण पर है इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि भ्रमण में प्रत्यक्ष तौर पर जो बच्चे देखते हैं ना उस चीज़ को सामने जो वो बुक में पढ़ते हैं तो वो अधिक गौर से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और सीख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं इसके वजह से। तो इसी वजह से ना प्रत्येक साल जो बच्चों को ना हर वक्त ना जो शैक्षणिक भ्रमण है उसमें भी ले जाया जाता है साल में एक बार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मूल्य शिक्षण की आवश्यकता है केवल ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी महाविद्यालय स्तर पर या ऑप्शन डी इन सभी स्तरों पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी स्तरों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल, तो मूल्य शिक्षा की जो आवश्यकता है ना वो सभी स्तर पर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और महाविद्यालय स्तर पर भी करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं मूल्य शिक्षा क्या होता है इसे आप लोगों को बताऊँ ना, तो मूल्य शिक्षा वह होता है जो कि व्यक्ति को ना मूल्य के प्रति प्रशिक्षित करता है, मतलब किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस के प्रति, किसी चीज़ के प्रति जो मूल्य है ना उसके प्रति ना प्रशिक्षित करता है, वही मूल्य शिक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासात्मक विधि या ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? तो एक जो बच्चे है उसकी बुद्धि और विकास का अगर अध्ययन करना है ना तो विकासात्मक विधि के माध्यम से ना बच्चों की बुद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विकास के माध्यम से ना ये पता लगाया जा सकता है कि किस बच्चे की जो विकास है ना वो किस स्तर पर कितना है ये पता चल जाता है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे वो उसका विकास के बारे में हो, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना और समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन ए विशेष आवश्यकतानुसार अलग संस्था में, ऑप्शन बी एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, ऑप्शन सी एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ या ऑप्शन डी विशेष आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की देखरेख में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य स्कूल में सबके साथ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गौरव बात करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। तो एक जो गौरव है ना, मतलब गौरव नाम का एक जो बालक है ना वो किसी से बात करने के लिए बार बार संकेतों का प्रयोग करता है, मतलब अपने हाथ पैर इशारे का जो समझते हो ना अपना, तो उसका प्रयोग करता है। और एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? आप अपने जो एक सामान्य स्कूल में आप जब एक शिक्षक के नाते नियुक्त हैं और आप पढ़ा रहे हो उसको सामान्य स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में भेज दोगे क्या आप? नहीं ना भेजोगे। एक सामान्य स्कूल में सबके साथ उसको पढ़ाओगे। इसमें साफ साफ ये थोड़ी ना बोला है कि उसको बोलना नहीं आता या गूंगा है या किसी प्रकार की दिव्यांगता है, ये थोड़ी ना साफ साफ इसमें बोला है। तो केवल बात करने के लिए संकेतों का प्रयोग कर रहा है बोला है, तो उसे सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ ही ना रख करके उसे पढ़ाओगे, क्योंकि संकेत कर रहा है तो दूसरे बच्चे भी संकेत से और बोल करके उसके साथ में पढ़ाएगा और पढ़ेगा भी साथ में, तो वो अपने आप को हीन नहीं समझेगा और अपने आप को अलग नहीं समझेगा, एक समान समझेगा और धीरे धीरे हो सकता है वो बोलना भी सीख जाए, है ना। तो अगर प्रश्न नेगेटिव नहीं बोला है तो आपको नेगेटिव आंसर भी नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी करके सीखने की विधि, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक विधि या ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करके सीखने की विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी है? तो ये जो करके सीखने वाली जो विधि है ना वो छात्रों को सीखने के लिए ना सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं केवल आप थ्योरिकल के तौर पर पढ़ रहे हो, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। उसी प्रकार से ना जो छोटे बच्चे हैं उसे आप अगर पढ़ाओगे ना तो उसे क्या करोगे, उसको अवसर दोगे करके सीखने का। अगर मैं आप लोगों को ना किसी प्रकार का प्रैक्टिकल के बारे में बताऊं और प्रैक्टिकल को ना अगर मैं आप लोगों को करने का अवसर दूं तब आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि आप खुद कर करके सीख रहे हो, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी करके सीखने पर ज़्यादा जोर देते हैं। और जब तक आप खुद से किसी कार्य को नहीं करोगे ना तब तक बेहतर तरीके से कैसे सीख पाओगे जी हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को आप ध्यान से पढ़िए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान पक्ष के उद्देश्यों
बच्चों का मापन करती है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मनोशारीरिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान पक्ष उद्देश्यों का मापन करती है। तो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है ना वो ज्ञानात्मक जो शिक्षा है ना, मतलब बच्चों को अच्छे जो ज्ञान देने वाली जो बात है ना वो इसमें आ जाता है। मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ उनको वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली चल रहा है ना वो ज्ञानात्मक तरीके से बच्चों को जो परीक्षा है ना वो लिया जाता है और साथ में उसको पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नावली विधि है ऑप्शन ए सस्ती, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक या ऑप्शन डी सृजनात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सस्ती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रश्नावली विधि है तो प्रश्नावली विधि जो है ना वो सबसे सस्ती और सरल तरीका होता है। मतलब ना केवल अगर प्रश्न और उत्तर बस सिर्फ बताया जा रहा है ना प्रश्नावली बोल बोल करके, तो वो सबसे सरल तरीका है। अगर उसका ना विस्तार पूर्वक उसको व्याख्यान करके अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है, प्रयोग करके नहीं पढ़ाया जा रहा है तो केवल जो प्रश्नावली विधि होता है ना वो सबसे सस्ता विधि होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। चोरी करने वाले बालक कहलाता है? ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी मंद बुद्धि बालक, ऑप्शन सी पिछड़ा बालक या ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बालक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए समस्यात्मक बालक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चोरी करने वाला बालक कहलाता है तो एक जो चोरी करने वाला जो बालक है ना वो कहलाता है समस्यात्मक बालक कहलाता है जी। कैसे? चोरी करना क्या होता है जी, एक प्रकार का समस्या है ना। और समस्यात्मक बालक से मैं आप लोगों को इसका मतलब बताऊँ ना कि समस्यात्मक बालक क्या होता है। तो समस्यात्मक बालक से जो तात्पर्य है ना, जो बच्चा है वो झूठ बोलता है या किसी प्रकार की चोरी करता है जो समाज के लिए क्या होता है, एक समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो अगर समाज के लिए कोई बालक जो समस्या उत्पन्न करे या चोरी करे या झूठ बोले ना तो ऐसे बालक क्या कहलाएगा, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को अब ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परिवेश को अत्यंत प्रभावी बनाता है, वह इनमें से किसका महत्व से असहमत है? ऑप्शन ए अनुवांशिकी कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी भावात्मक कारक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकी कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उसकी परिवेश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? तो इसका जो आंसर होगा ना अनुवांशिकी कारक से असहमत है करेक्ट हो जाएगा। और अनुवांशिकी का अगर मतलब मैं आप लोगों को समझाऊँ ना तो अनुवांशिकी मतलब हेरिडिटी होता है। और हेरिडिटी का जो मतलब होता है ना, एक जो अपने जो माता पिता का जो जीन होता है, अपने माता पिता का जो गुण होता है ना वो हूबहू उसके बच्चे में आ जाना ना क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है या हेरिडिटी कहलाता है अंग्रेजी में। और इसका एक अगर उदाहरण दूँ ना तो मान कर कि चलो किसी माता पिता के ना उसको अगर कि किसी प्रकार से डायबिटीज़ होगा, मतलब शुगर वगैरह होगा या उसके आंखों में चश्मा लगे होगा ना तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेम टू सेम उसके बालक को भी जनरली उसको भी शुगर हो जाता है या किसी प्रकार की उसकी आंखों में भी चश्मा लग जाता है जैसे उसको पिताजी को लगा था। तो सेम टू सेम उसका अनुवांशिकी उसका जो गुण है उसमें ट्रांसफर होना ना अनुवांशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन ए सामाजिक सहयोग पर, ऑप्शन बी शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, ऑप्शन सी उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर या ऑप्शन डी उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे?
समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। तो समावेशी जो शिक्षा ना उसे आप लोगों को समझाया था ना कि क्या होता है समावेशी शिक्षा, कि सभी बालकों के एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा ना पढ़ाया जाना बिना किसी भेदभाव के, तो वो क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाता है। और समावेशी शिक्षा जो निर्भर करता है वो शिक्षकों की अभिवृत्ति के बदलाव पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब यह है कि शिक्षकों की अभिवृत्ति, उसकी जो सोच है, उसकी समझ है, उसकी पढ़ाने का जो तरीका है ना, उसका जो बदलाव है, मतलब किस प्रकार से जो एक शिक्षक है वो पढ़ाता है, उस पर वो जो बच्चों की सफलता है उसका पढ़ाना ना, तो वो निर्भर करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अपने अपरिचितों की तरह, ऑप्शन बी अपने दूर रिश्तेदारों की तरह, ऑप्शन सी अपने बच्चों की तरह, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने बच्चों की तरह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो एक जो अध्यापक है, एक जो शिक्षक है, वो अपने जो छात्र है उससे कैसा व्यवहार करेगा? अपने बच्चों की तरह ना व्यवहार करेगा। जी हाँ। और अगर अपने बच्चों की तरह व्यवहार करेगा तो बच्चे जो है वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 90% जो छात्र होते हैं वो अपने शिक्षक को ही अपना आइडियल मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना। तो अपने बच्चों की तरह व्यवहार करेगा तभी ना अच्छे से सीख पाएगा। जी हाँ। किसी अपरिचित की तरह थोड़ी ना व्यवहार करेगा, उसके अलावा रिश्तेदार की तरह थोड़ी ना व्यवहार करेगा। तो निगेटिव ये दोनों के दोनों आ जाता है, तो इसे आप लोगों को लेना ही नहीं है। और ये प्रश्न गलत होगा तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है वो केवल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण की सफलता निहित है। ऑप्शन ए शिक्षकों की उत्तम गुणों में, ऑप्शन बी कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उपलब्धि में, या ऑप्शन डी शिक्षा के उद्देश्यों में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की उपलब्धि में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण की सफलता निहित है। अगर मान के चलो आप एक शिक्षक, और शिक्षक होने के नाते ना अगर आप जब पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के बाद जब आप लोगों ने किसी प्रकार का वार्षिक परीक्षा लिया और उसमें सारे के सारे बच्चों ने टॉप किया, मतलब सारे के सारों बच्चों ने ना अच्छे नंबर से पास हो गया, तो आप क्या समझोगे? से जब छात्र की उपलब्धि आप देखोगे, उसका रिजल्ट को देखोगे ना, तब आपका पढ़ाने का जो सफलता है वो ही निहित करेगा ना। जी हाँ। अगर आप लोगों ने एक कक्षा में पढ़ाया, सारे के सारे बच्चे पास हो गए, तो आपका जो पढ़ाना एक शिक्षक के रूप में सफल होगा कि नहीं? होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। ऑप्शन ए सामाजिक अंतर संबंध, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी आवास अनुकूलता का, ऑप्शन डी आनुवांशिकी कारकों का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अंतर संबंध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। तो वाइगोस्की नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, उसके अनुसार बाल विकास जो परिणाम है ना वो सामाजिक अंतर संबंध का करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा जो कोटेशन है ना वो पूछा जाता है अक्सर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उसके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सके, ऑप्शन बी वे सामाजिक कौशल को सीख सके, ऑप्शन सी कक्षा में अनुशासन बना रहे, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वे सामाजिक कौशल को सीख सके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक कौशल को सीख सके, ये होगा। हमेशा उपरोक्त सभी करेक्ट नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और प्रश्न को पढ़ोगे ना तो साफ साफ प्रश्न में ये बोला है कि एक जो कक्षा है ना उसमें बच्चों को ना एक दूसरे के साथ प्रोत्साहित के साथ ना सीखना चाहिए,
चाहिए, मतलब समूह में रह करके किसी टॉपिक को कंप्लीट करेगा तो क्या सीखेगा, समूह में रह करके बच्चों जब पढ़ेगा ना तो वे सामाजिक कौशल सीखेगा, मतलब एक दूसरे का जो गुण है ना वो सीखेगा, साथ में एक दूसरे का सहयोग करना सीखेगा अगर ग्रुप में रह करके पढ़ेगा तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ना ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। ऑप्शन ए लचीलापन, ऑप्शन बी आत्मसम्मान केंद्रित, या ऑप्शन सी सचेतन व संवेदनशील, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना होना चाहिए। तो एक जो शिक्षक है ना और शिक्षा प्रणाली मतलब सबसे बच्चों को जब पढ़ा रहे एक जो शिक्षक है ना तो बच्चों को पढ़ाते वक्त क्या करना चाहिए, सभी को शामिल करना चाहिए शिक्षण योजना में। क्या क्या, लचीलापन भी होना चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित भी होना चाहिए, सचेतन व संवेदनशील भी होना चाहिए बच्चों के प्रति। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की हमेशा आप लोगों को जब मैं क्लास लाऊं ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए तब तक की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।